हाय दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद हुआ कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज का मोटिवेशन क्या है? कह रहा है कि अनुशासित रहें और खुद पर नियंत्रण करें। क्या करें? खुद पर नियंत्रण करें। क्या करें? खुद पर नियंत्रण करें। अनुशासित रहे और क्या करें? खुद पर नियंत्रण रखें। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मनुष्य को अपनी जिंदगी संवारने के लिए, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए खुद को अनुशासित करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। क्या क्या आवश्यक है? अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी भी इंसान को अगर अपने लाइफ में अचीव करना है या आगे बढ़ना है, तो अपने आप को क्या करना चाहिए? खुद को अनुशासित बनाना चाहिए, खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है। हम प्रकृति पर नजर डालें तो रात के बाद, दिन के बाद सूर्य का पूरब उदय से होकर पश्चिम में अस्त होना वर्ष भर एक बाद भी मौसम बदलने के निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है। इसके कहने का अर्थ है कि देखिए, जब सूर्य कहाँ उगता है? सूर्य का उदय पूरब में होता है, लेकिन वो पश्चिम में जाकर क्या करता है? डूब जाता है। यह हमेशा नियंत्रण होता है। क्या होता है? नियंत्रण होता है। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, ये प्रक्रिया एक दिन भी बाधित नहीं होती है। उसी प्रकार इंसान को भी ऐसा ही करना चाहिए। यहाँ तक कि भी सवेरे सूर्योदय पक्षी भी सवेरे सूर्योदय तक जाकर सूर्योदय तक जाकर 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 वही इंसान जाकर चहाने लगते हैं। वही इंसान दिन के 12 बजे तक बिस्तर तक भी नहीं छोड़ते हैं। एक शायर अशोक मजाज बद्र ने सच ही कहा है। लेकिन देखिए, जब चिड़िया होता है तो वह सुबह क्या करता है? उड़कर और क्या करता है? चहचहाने लगता है। ठीक है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो 12 बजे तक बिस्तर पर ही सोए हुए रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक शायर क्या है, मंजिल ख्वाब बन के रह जाए, इतना बिस्तर से प्यार मत करना। देखिए, जो भी आप सोचे हुए हैं, जो भी आप सोचे हुए हैं, अगर बिस्तर से हम लोग प्यार करने लगेंगे तो समझिए जो हमारा सपना है यह क्या हो जाएगा? अधूरा रहकर ही रह जाएगा और हम लोग अपने मंजिल पर नहीं जा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यही आज का मोटिवेशन है। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। हम आगे की ओर क्या करते हैं? बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कहाँ बढ़ते हैं? आगे की ओर। आगे की ओर क्या है, क्या नहीं है? अब आइए फ्रेंड्स, श्री गणेश भगवान की पूजा करके हम लोग अपने वीडियो की अग्रसर हो। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, मैं आपके लिए एक बहुत ही नया चीज लेकर आ रहा हूँ और यह पूरे टॉपिक में लागू होगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा, जो बच्चा 12th क्लास के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं भरपूर समझिए कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का और पॉलिटी का संपूर्ण सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ताकि बच्चा अपने से तैयारी कर सके। उसका सब्जेक्टिव भी, उसका ऑब्जेक्टिव भी, उसका दीर्घोत्तरीय, उसका लघुत्तरीय। ठीक है फ्रेंड्स। हम इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। जो 12th क्लास में बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत हार्ड रखता है। देखिए, मैं कितनी आसानी पूर्वक इसको समझाता हूँ। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और क्या कीजिएगा, और एक दूसरे तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ताकि आपका भी जितने भी संपर्क में बच्चा रहे उन सभी को भला हो सके फ्रेंड्स। ठीक है। ये फ्री एजुकेशन चैनल है, आप लोग इस पर फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए, अब हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम 12th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ठीक है। हिस्ट्री का पहला चैप्टर, 12th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता हम लोग शुरू किए हैं। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, हम लोग इसको आसानी से देखेंगे और बहुत ही महीन तरीके से इसको देखेंगे, ताकि किसी भी बच्चा को दिक्कत नहीं हो फ्रेंड्स। ठीक है। अब देखिए क्या कहता है। अब देखिए, हिस्ट्री 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 क्या होता है उसके बारे में समझिए। हिस्ट्री जो होता है वो ग्रीक शब्द से हिस्टोरिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ या वास्तविक रूप से घटित होने वाला तथ्य। ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? पूछताछ या वास्तविक रूप से घटित होने वाले तथ्य।
पूछताछ या मतलब जो पीछे घटना हो चुका है, वास्तव में जो घटना हो चुका है वही क्या कहलाता है, वही इतिहास है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पीछे घटित हो चुका है उसी के बारे में हम लोग जानना, एक दूसरे का बात शेयर करना, एक दूसरे को बातों को सुनना, जो पीछे घट चुका है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। और ये हिस्ट्री कहाँ से लिया गया है, एक ग्रीक शब्द है, ये हिस्टोरिया से लिया गया है। किस चीज से लिया गया है, हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, पूछताछ या वास्तविक रूप से घटित होने वाला तथ्य। जो पीछे घटित हो चुका है वास्तविक रूप में सच में घटित हो चुका है उसी को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए इतिहास में अतीत ऐसी घटनाएं हैं जिसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान से संबंध होता है। क्या संबंध होता है, वर्तमान से संबंध होता है। हिस्ट्री एक ऐसा विषय होता है, हिस्ट्री एक ऐसा विषय होता है ठीक है फ्रेंड्स, इतिहास में अतीत में घटित ऐसी घटनाएं हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में क्या दिखाई देता है, संबंध होता है। क्या संबंध होता है, वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप में संबंध होता है, क्योंकि यदि इतिहास में वो घटनाएं घटित ना होती तब वर्तमान में यह स्थिति नहीं होती। अब देखिए इसका उदाहरण देकर हम समझाते हैं। अमेरिका ने क्या किया, हिरोशिमा पर क्या किया, परमाणु बम फेंका। परमाणु बम फेंका तो क्या हुआ, वहां का लोग तहस नहस हो गया, लेकिन उसका प्रभाव आज भी है। वहां के लोग समझिए कि वहां भूमि तो नष्ट हो गया है, समझिए कि 80% से ज्यादा। वहां का लोग आज भी जो होते हैं उनके पास, किसी के पास हाथ नहीं होता है तो किसी के पास पैर नहीं होता है। यह क्या है, यह पहले जो घटना हो चुका है उसका प्रभाव क्या है, आज तक है। क्या है, आज तक है। ठीक है, और ये वर्तमान में वो स्थिति होती है, यह स्थिति न होती अगर पहले जो घटना नहीं हुई रहती तो आज हिरोशिमा में वो घटना नहीं हुई रहती। जैसे मान लीजिए कि हम लोग, हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, अंग्रेज लोग आए भारत को, भारत सोने के चिड़िया कहा जाने वाला देश था। ठीक है, और सब लूट कर लेकर चले गए। अगर वह लोग हमारे देश को लूट कर न ले जाते तो आज हम लोग इतना अमीर होते कि सब देश के पहले हम लोग एक नंबर पर आते। आज उन्हीं लोग के चलते हम लोग इतना पीछे हैं। फिर भी धीरे धीरे अभी हम लोग विकसित नहीं हुए, अभी हम लोग विकासशील हो रहे हैं। क्या हो रहा है, विकासशील हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इतिहास में जो भी घटना हुआ है उसका तो प्रभाव आज तक है, उसका परिमाण आज तक है, वर्तमान में भी है, सब में है। ठीक है, यही ये बात कह रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कह रहा है इतिहास वह समय है जो बीत चुका है, लेकिन इस बीते हुए कुछ घटित हुआ उसके कुछ अंश या प्रमाणित, लिखित और मौखिक रूप से मौजूद है, अर्थात इतिहास के अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। ठीक है, इतिहास वह समय होता है जो बीत चुका होता है। इसके कहने का अर्थ होता है इतिहास वह समय होता है जो बीत चुका होता है, लेकिन इस बीते हुए बात का कुछ साक्ष्य होता है, कुछ प्रमाण होता है, कुछ लिखित प्रमाण हमको मिलता है, कुछ मौखिक प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इतिहास को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मान के चलिए अंग्रेज लोग लूट कर आके चला गया तो उसका मौखिक रूप और लिखित रूप हमारे देश में है, उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल करते हैं फ्रेंड्स। वही हमारा क्या है, हिस्ट्री है फ्रेंड्स। क्या है, हिस्ट्री है। क्या है फ्रेंड्स, हिस्ट्री है। क्या है, हिस्ट्री है फ्रेंड्स। अब देखिए हिस्ट्री को इतिहास का पिता, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसी ने हिस्ट्री शब्द के बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया। हेरोडोटस एक ऐसा महाराज है जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन परीक्षा में बिहार बोर्ड में आया हुआ है फ्रेंड्स। ये कितने बार बिहार बोर्ड में परीक्षा आया हुआ है। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसी ने हिस्ट्री शब्द के बारे में सबसे पहले दुनिया को बतलाए थे। अब देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं
ट्वेल्थ का पहला चैप्टर देखने। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, जो हड़प्पा सभ्यता में हमको क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है, हमारा हड़प्पा सभ्यता में पढ़ना है। यह चैप्टर अपने आप में बहुत मजबूत चैप्टर है और इस चैप्टर से बराबर बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि जितने भी ट्वेल्थ का बच्चा है इस वीडियो को अच्छा से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद में मेरा पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो मेरे इस तूफान सर की पाठशाला को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थोड़ा शेयर भी कर दे ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं इस वीडियो को शुरू करने की। ओरिजिनल इसके अंदर क्या है, आइए अब ईंटें, मनके और अस्थिया के बारे में हम लोग थोड़ा परिचय के बारे में देख ले कि इसका परिचय क्या है फ्रेंड्स। क्या है इसका परिचय, क्या है इसका परिचय, क्या है इसका परिचय, क्या है। अब देखिए इसका परिचय क्या है। इस परिचय इस अध्याय में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जानकारी कैसे मिली, हड़प्पा क्यों नाम पड़ा, किसकी खोज कब हुई, मतलब इसकी खोज कब हुई, इसकी सभ्यता को शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है। इस सभ्यता में इस सभ्यता में इस सभ्यता में इस सभ्यता में लोग अपना जीवन इस सभ्यता में लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, एक कितना विकसित सभ्यता कैसा था। फिर यहाँ से यह सभ्यता फिर खत्म कैसे हो गई, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता शुरू होने से लेकर खत्म होने तक की। अब देखिए जो भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम कैसे पड़ा, इसकी खोज कब हुई, इसके अंदर क्या क्या चीज़ थी, एक कैसे एक विकसित शहर था। ठीक है, इस सभ्यता की समाप्त कैसे हुई, इसका शुरू कैसे हुई, सब चीज़, यहाँ की घर कैसी थी, यहाँ का नालियाँ कैसा थी, यहाँ के सड़कें समकोण थी। ठीक है, इन सब मतलब एक किसके समकालीन थी, ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में सब चीज़ हम क्या करेंगे, हड़प्पा सभ्यता में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इस सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, ये इतना विकसित सभ्यता कैसे था, इस सब के बारे में हमको पढ़ना है। यह सभ्यता फिर खत्म कैसे हो गई, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो आपको बताया है कि इस सभ्यता में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सब चीज़ हम इसी सभ्यता में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। इस सभ्यता को शुरू कैसे हुई, यह सभ्यता शुरू कैसे हुई, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा, ये सभ्यता एक विकसित सभ्यता कैसे था, ये सभ्यता मतलब खत्म कैसे हुई। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यह पीछे वाले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट आता है, ये समझिए VVI क्वेश्चन है। क्या है, VVI क्वेश्चन है। क्या है, VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। क्या है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। ठीक है, अब समझिए, एक ऐसी सभ्यता जो हजारों वर्ष पहले थी। ठीक है, जो जीवन हम लोग आज जी रहे हैं, यह जीवन आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता को लोग जी रहे थे, उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जो जीवन हम लोग आज जी रहे हैं, ऐसा ही जीवन हजारों साल पहले कोई आदमी जी रहा होता था, हम ही लोग के जैसा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जिस तरह हमारा गांव समाज है, जिस तरह हमारा जिला है, जिस तरह हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसी तरह आज से हजारों वर्ष पूर्व सच में ऐसा ही एक सभ्यता हुआ करता था। उसी सभ्यता को जिस तरह हम लोग जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार लोग अपना जीवन यापन करते थे, उसी को हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है वह क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी
ने हड़प्पा नामक जगह पर किया था। अब देखिए, अब इसका हड़प्पा नामक सभ्यता क्यों पड़ा था, क्योंकि इसकी खोज हड़प्पा नामक जगह पर हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, या सिंधु घाटी, या सिंधु घाट, जो सिंधु नदी है उसी के तट के अगल बगल में है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको सिंधु घाटी भी सभ्यता कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यह सभ्यता हड़प्पा में थी। कहाँ कहाँ पर थी, हड़प्पा नामक जगह पर थी, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अब परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अभी तो पीछे आपको बताया है कि ये जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे क्या है, बसा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए हड़प्पा संस्कृति भी इसे कहा जाता है। इस सभ्यता को शहरीय सभ्यता या नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इतना याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं, शहरीय सभ्यता या नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यह सभ्यता 2600 ईस्वी से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। अब देखिए ईसा पूर्व, जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके पहले, ठीक है, मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म आज हुआ है, ठीक है, 0 पर, ठीक है, और उसके पहले हम जाएंगे, उसके पहले जाएंगे, 0 के बाद में 1 आएगा, 0 के बाद में हम उसके पहले जाएंगे। कब जाएंगे, घटते हुए जाएंगे। कब जाएंगे, घटते हुए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम आगे आपको विस्तार में बता रहे हैं। चलिए आगे इस वीडियो के मतलब अंत में सब बहुत अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, यह सभ्यता जैसे मान के चलिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और जो उनका मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो पूर्व का अर्थ हुआ घटते हुए। ठीक है, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वहां से घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम में मान के चलिए ईसा मसीह का जन्म हुआ है 500 ईस्वी में, ठीक है, मान के चलिए ईसा मसीह का जन्म हुआ है 0 में, तब वहां से हम लोग घटते क्रम चलेंगे, 1 2 3, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, घटते क्रम चलेंगे। अगर मान के चलिए अगर ईसा पूर्व में किसी आदमी का जन्म हुआ है 200 ईस्वी में, तो वहां से हम लोग घटते चलेंगे उसको उम्र के। अब देखिए वहां से घटते चलेंगे 200, वहां से हम बढ़ते नहीं चलेंगे, वहां से घटते चलेंगे 199, 198, 197, 196, ऐसे करते करते हम मान के चलिए अगर इस आदमी का मृत्यु हो जा रहा है 5 साल के बाद में, तो हम लोग लिखेंगे 195 ईस्वी पूर्व, 195 ईसा पूर्व। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे करते 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 जब 0 वर्ष आ जाता है तो वहां से हम लोग ईस्वी लगाना शुरू कर देते हैं, तो वहां से हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। मान के चलिए अगर हमारा जन्म 1998 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 1998 में हुआ, तो वहां से बढ़ते बढ़ते अब जब ईसा मसीह पार हो जाएगा तो 1998 99 ऐसे करते आएगा। लेकिन जब ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है, इसको हम उल्टा गिनती करते हैं। कैसे करते हैं, उल्टा गिनती। मान के चलिए किसी महात्मा, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था कब, इनका मृत्यु हुआ था 80 साल की उम्र में, शायद मतलब 483 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। 483 ईस्वी में आप घटा सकते हैं, जितना उम्र में हुआ है उतना निकल जाएगा। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में इनका जो मृत्यु हुआ था, तो ये घटते क्रम में हुआ। ठीक है, अगर आज के समय में देखिएगा, अगर आपका जन्म 2000 ईस्वी में हो रहा है तो 2001 2002 ऐसे करके हम लोग जा रहे हैं, तो ईसा मसीह के बाद में हम लोग हैं। ठीक है, ये सब घटना ईसा मसीह के जन्म के पहले का है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, मगर याद रखना है आपको कि यह सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। कब तक चली थी, 2600 से 1900 तक चली थी। ठीक है,
लगभग कितने 100 साल, 200 साल, 300, 400, 500, 600 साल तक चली थी। ठीक है, 600 बरस तक ये सभ्यता चली थी। इस सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी को दिया जाता है। इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की थी। आपसे क्वेश्चन पूछता है बार बार कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था, तो सन 1921 ईस्वी में किया था। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, आप इसको देख लीजिएगा। पक्का है कि ऑब्जेक्टिव इससे आएगा तो आएगा ही। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चल रहे हैं। अब देखिए कह रहा है, अब कह रहा है इस सभ्यता का फैलाव 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया। जो सिंधु घाटी सभ्यता था या हड़प्पा सभ्यता था, जो इसकी आकृति थी वो ट्रायंगुलर रूप में थी। ठीक है, वह त्रिभुजाकार थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसका फैलाव था वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण है। एक है आरंभिक चरण 300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। अब देखिए अब यहाँ पे घटते जा रहा है 3300 ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले। अब यहाँ पे घटते जा रहा है 3299, 3298, ऐसे घटते घटते 2600 तक आ गया। यह आरंभिक सभ्यता है। उसके बाद में परिवर्तित सभ्यता। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकसित सभ्यता कहते हैं। इसी के विकसित सभ्यता के बारे में हमको इस चैप्टर के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। इसी सभ्यता के बारे में हमको क्या करना है, इस चैप्टर में रीड करना है। विकसित सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के विकसित सभ्यता था, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 से लेकर 1900 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ऐसे करते करते 1300 आएगा, 1200 आएगा, 1100 आएगा, 800 आएगा, 900 आएगा, 1000 आएगा, ऐसे करते करते 0 आ जाएगा। तो समझिए अब वहां से जो ईसा मसीह का जन्म, अब वहां पर 0 आ जाएगा। तो 0 आने के बाद में अब हमारा यहाँ से 1 2 3 4 शुरू हो जाएगा। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के पहले हम लोग क्या करते हैं, घटते क्रम में चलते हैं। अब देखिए अब यहाँ से 1900 है तो 1899, 1897, ऐसे करते करते हम 1300 ईसा पूर्व तक आ गए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर हड़प्पाई सभ्यता कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमको इसी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, विकसित सभ्यता के बारे में। कहाँ से कहाँ तक, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक हमको क्या करना है, पढ़ना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं हम। अब देखिए कह रहा है इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले, हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कई सभ्यता की खोज की गई थी। इसमें हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता खोजी गई थी उसको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी उसको पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्योंकि पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता काफी विकसित थी, इसीलिए इस सभ्यता को कभी कभी विकसित हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति भी कहते हैं। आप समझिए इस क्षेत्र में, मतलब जो हड़प्पा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत पहले अन्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बाद भी मतलब अन्य सभ्यताओं की खोज हुई थी, जिसमें हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन उसको आरंभिक सभ्यता कहते हैं, और मतलब वो उतना विकसित नहीं था जितना यह हड़प्पा सभ्यता या पूर्ववर्ती सभ्यता जितना विकसित है, वह उतना विकसित नहीं था। इसीलिए हम लोग पूर्ववर्ती सभ्यता को क्या कहते हैं, विकसित सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी वहाँ पे खोज हुआ था जो उतना विकसित नहीं था, हड़प्पा सभ्यता में जो अन्य सभ्यता था उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। जो विकसित सभ्यता था 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में जो हमारा विकसित हड़प्पा सभ्यता था, उसी को हमको इस चैप्टर में रीड करना है। वहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है और वहीं से हम लोग क्या करते हैं, अपना मेंटेन करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए अब हड़प्पा सभ्यता क्या कर, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया और इसका हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया
और इसका किसने दिया और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में दिया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर किया था, और क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से मिला है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हम आपको पीछे भी बताए हैं कि इसकी खोज जहाँ से हुई है उसी का नाम पर हम रखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक जगह से हुई थी और इसे दयाराम साहनी ने किया था, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त की और 1921 ईस्वी में इसने क्या किया, खुदवाया, तो वहाँ पता चला कि वहाँ के अवशेषों से कि यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता थी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा नामक जगह पर यह मिली थी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। एक बात और आप ध्यान रखिए, इस वीडियो को आप बार बार देखिए और इसको उतारिए, और जब एक बार आप अपने हैंड राइटिंग में उतार लीजिएगा तो पक्का है कि आपके दिमाग में सब याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, पक्का है कि याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। इतना बात याद रखना है, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की। अब देखिए क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा जो पीछे वाला जो वीडियो है वो 2 बार अपलोड हो चुका था, इसीलिए हम छोड़ दिए हैं उसको। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे बसी हुई है और हड़प्पा वासी ज्यादातर व्यापार खेती बाड़ी इसी नदी के सहायता से किया करते थे। अब देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता था वो सिंधु नदी घाटी के मतलब नजदीक में, उसी के अगल बगल में, अगल तट पर स्थित थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ से, अब देखिए, जो भी हम लोग मतलब व्यापार करते हैं, व्यापार करने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हमको माल ले जाना होगा हवाई जहाज से तो उसमें ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन अगर किसी बंदरगाह से अगर आप पानी के, अगर मतलब समुद्र के रास्ते के अनुसार अगर आप किसी सामान को ले आइएगा तो वहाँ पे आपका खर्चा समझिए कि नगण्य के बराबर होगा, बहुत कम होगा। इसीलिए जो भी ये व्यापार करते थे तो सिंधु नदी घाटी के जरिए ही करते थे, और जो भी खेती बाड़ी करते थे तो इसी नदी के सहायता से ही, और पानी का बहाव, नदी उदी सब खोदना वोदना, पानी पीना वगैरह सब कुछ इसी नदी के सहायता से करते थे। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही है और दोनों एक ही स्थान पर था, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं बुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, अब से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है। बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है। धौलावीरा, लोथल और नागेश्वर कहाँ पे है, गुजरात में है। बालाकोट और चुहंदुर कहाँ है, पाकिस्तान में। एक बात और बात याद रखिए, जो भी मतलब सिस्टम था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक भाग पाकिस्तान में चला गया है। हड़प्पा सभ्यता का समझिए कि 80% भाग कहाँ पे है, पाकिस्तान में ही चला गया है, कुछ यहाँ पे बचा हुआ है। अब जैसे में अब ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे में बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, और धौलावीरा और नागेश्वर कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, बालाकोट और चुहंदुर कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। इतना बात आपको याद रखना है। अब देखिए, वही बात फिर आ गया, अब देखिए हड़प्पा संस्कृति का भौगोलिक विस्तार। अब हमको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता का
भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता का क्या पढ़ना है? भौगोलिक विस्तार पढ़ना। हड़प्पा संस्कृति का उदय भारतीय उपखंड उपखंड के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। पश्चिमोत्तर भाग समझते हैं कहाँ पे? पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका विस्तार पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कुलुस्तीन, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी पाकिस्तान में हुआ। उत्तर पश्चिम कौन कौन सा है? जैसे पंजाब है, सिंध है, राजस्थान है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, बलूचिस्तान है, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखने को मिलता है। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखने को कहाँ कहाँ मिलता है? तो पंजाब में, सिंध में, राजस्थान में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर, गुजरात में, बलूचिस्तान में, और सबसे ज्यादा आप मानिएगा तो पाकिस्तान में देखने को मिलता है। हम अभी ने आपको बताया है कि यह पूरा क्षेत्र एक प्रकार का त्रिभुजाकार जैसा दिखाई देता है। अगर आप इसको मैप में मापिएगा तो इसका जो पूरा क्षेत्र होगा, अगर आप मैप में मापिएगा तो इसका जो पूरा क्षेत्र होगा वो क्या होगा? त्रिभुजाकार होगा। क्या होगा? क्या होगा? त्रिभुजाकार होगा, मतलब त्रिभुज के आकार के होगा। ठीक है, अब देखिए अभी मैं आपको बताया है कि हड़प्पा संस्कृति का विस्तार, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार का क्षेत्र 12,99,600 किलोमीटर था। कितना था? हड़प्पा संस्कृति के विस्तार का क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। आपको इतना बात याद रखना है, यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता का संस्कृति का विस्तार कितना था? 12,90,600 वर्ग किलोमीटर था। 12,90,600 किलोमीटर था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान में रखना है और आप इसको बार बार इस वीडियो के देखिए और उतारिए, तब बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। हम इसका ऑब्जेक्टिव, इसका सब्जेक्टिव, इसका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे 12th का। आप निश्चिंत होकर केवल पढ़ते चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अब आगे चल रहे हैं। अभी ने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, एगो चीज का दो बार ही ऑपरेटर लूट कर दिया है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है? मान के चलिए हर एक आदमी का विशेषता होती है, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का भी विशेषता होता है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता भारत की एक ऐसी महान प्राचीन सभ्यता थी, यह बहुत महान सभ्यता थी और प्राचीन सभ्यता थी। यह कांस्य युग की सभ्यता थी। यह लोग ज्यादातर व्यापार करते थे। क्या करते थे? हड़प्पा सभ्यता में ज्यादा लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। और भी बहुत अनेक वस्तुएं थी जो निम्नलिखित है। ठीक है, जो क्या है? निम्नलिखित है। 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 अब देखिए हड़प्पा वासी अपना जीवन कैसे गुजारते थे, इसके बारे में जानिए कि हड़प्पा वासी अपना जीवन कैसे गुजारते थे। अब देखिए हड़प्पा वासी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पादन, जानवरों, मछली शामिल है, से भोजन प्राप्त करते थे। जो भी हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कई प्रकार के पेड़ से उत्पादन, फल फ्रूट्स जो होता है और उसमें मछली भी शामिल था, इसी से क्या करते थे? अपना भोजन प्राप्त करते थे। इसकी जानकारी हम लोगों को जले अनाज, ठीक है, के दानों के बीजों से क्या होता है? प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। खोजो बीजों के खोजों से क्या होता है? प्राप्त होता है। अब देखिए क्या होता है? प्राप्त हुई है, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए हड़प्पा वासी अपना जीवन कैसे गुजारते थे, तो आपका उत्तर होगा आपका उत्तर होगा कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से क्या करते थे? फलों को उत्पादन करते थे और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से अपना भोजन प्राप्त करते थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है?
इसकी जानकारी हम लोगों की जले अनाज के दानों तथा बीजों के खोजों से प्राप्त हुई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न प्रकार के अनाज मिले हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन अनाज मिले हैं आपको समझना चाहिए। जैसे में गेहूं मिला है, जौ मिला है, दाल मिला है, सफेद चना मिला है और तिल मिला है। जो आज हम लोग खाते हैं वो सब चीज वो हड़प्पा सभ्यता का भी लोग क्या करते थे, खाते थे। जैसे क्या क्या खाते थे, जैसे आज हम लोग गेहूं खा रहे हैं तो लोग भी गेहूं खाते हैं। जौ हम लोग खाते हैं, जौ खाते हैं ना जी, जौ का होली से ग्रह आता है तो हम लोग खाते हैं। उसके बाद में जो दाल है, दाल भी लोग खाते हैं। सफेद चना इसको बोला जाता है, शादी विवाह में बनता है सफेद चना, उसको काबली चना का नाम से हम लोग जानते हैं। वो सब हड़प्पा सभ्यता के लोग खाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम अलगे छाटे हैं। बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात से प्राप्त हुआ है। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए बाजरे का जो दाना होता है वो मोटा मोटा होता है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स। कहाँ से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? गुजरात से प्राप्त हुआ है। बाजरे का दाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात से। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में कृषि, हड़प्पा सभ्यता में कृषि। हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। जिस तरह आज हम लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि है, उसी समय उन लोगों का भी मुख्य व्यवसाय कृषि था। वहाँ पर ज्यादातर लोग कृषि ही करते थे, क्योंकि सिंध नदी का मिट्टी बहुत उपजाऊ होता था। अब देखिए सिंध मिट्टी का था ना, वो जलोढ़ मृदा था। और जो जलोढ़ मृदा होता है ना, जितने भी नदी के किनारे जो मिट्टी होता है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है मेरे फ्रेंड्स। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, सिंधु नदी के अगल बगल में क्या करते थे, वो उपजाते थे, मतलब वो एग्रीकल्चर करते थे और उपजाते थे और उसको बेचते थे और वो क्या करते थे, अपने जीवन को निर्वाह करते थे। ठीक है, लोग उस मिट्टी को लाकर अपने खेत में फैला देते थे और मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे तथा नदियों से सिंचाई आसानी से हो जाती थी। इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते थे, कृषि ही करते थे। अब मान के चलिए, अब हड़प्पा सभ्यता के लोग तो सिंधु घाटी के अगल बगल में अपना खेती करते थे, लेकिन थोड़ा दूर खेत होता था तो क्या करते थे कि सिंधु घाटी से अपना मिट्टी लाते थे और खेत में डाल देते थे और बुआई करते थे, जिसके कारण जो फसल होता था वो बहुत उपजाऊ होता था। ये फसल उपजाऊ होने के कारण वो लोग क्या करते थे, मतलब बहुत ज्यादा कृषि करते थे और पानी की भी आवश्यकता नहीं थी। पानी तो बगल में सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु नदी थी, उसी से वो क्या करते थे, पानी को प्राप्त कर लेते थे और अपने खेतों में क्या करते थे, पटा लेते थे। इसलिए यहाँ पे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर ही रहते थे मेरे भाई। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की फसलें, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन फसल है? हड़प्पा सभ्यता में चावल है, गेहूं है, जौ है, कपास है, तरबूज है, टमाटर है और ब्रासिका जुनसी है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता की जो फसलें थी, जो चावल, गेहूं, जौ, कपास और तरबूज, मटर, ये मुख्य रूप से थी जो आज हम लोग खाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती शुरू हुई। कपास, कपास आप नाम सुने होंगे। जो भी कपास होता है बहुत गर्म होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, ठंडी में उसका उपयोग करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो भी लोग थे वो क्या करते थे, हड़प्पा सभ्यता के जो भी लोग थे वो सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किए। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले कौन सा खेती करना शुरू किया, तो कपास की खेती। यह हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। अब देखिए हड़प्पा वासी कृषि के साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। अब देखिए हड़प्पा वासी जो लोग हड़प्पा में रहते थे वो लोग कृषि के साथ बहुत बड़े पैमाने पर, जिस तरह हम लोग आज पशुपालन करते हैं, वो भी लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सिंचाई के उनका जो प्रमुख स्रोत था, गहरे कुएं, जलाशय आदि था। जो जो उन लोग का सिंचाई का जो प्रमुख केंद्र था, वो जैसे हम लोग के यहाँ कुआं होता है तो समझिए कुआं उधरे से ना आया, मतलब बहुत, मतलब
कुआं समझिए कि 200 साल, 300 साल, 400 साल का एक एक कुआं अभी भारत में पड़ा हुआ है। और वहाँ पे जल को इकट्ठा करते थे और वहाँ से पानी को पटाते थे और क्या करते थे, और सिंचाई को करते थे। और बगल में ही सिंधु नदी था और उसी से अपना पानी को पूर्ति कर लेते थे। और इसीलिए वहाँ का ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर ही आश्रित रहते थे और ज़्यादा व्यापार भी करते थे। इतना बात याद रखिए। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले क्या चीज़ की खेती किए थे, क्या चीज़ का खेती किए थे, तो कृषि किए थे, तो कपास की। ये भी दो दो बार डाल दिया है, क्या बोला जाए। अब देखिए हड़प्पावासी निम्न प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, आपसे आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए हड़प्पावासी कितने प्रकार के भोजन करते थे, तो आपका जवाब होगा हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य भोजन में गेहूं, चावल, जौ, फल, दूध, घी, साग सब्जी लेते थे। इसके अलावा सुअर के मांस भी खाते थे, भेड़ के मांस भी खाते थे, अंडे भी खाते थे, मछली भी खाते थे। सब साक्ष्य मिला हुआ है, इसलिए साक्ष्य के आधार पर ही हम लोग बता रहे हैं। उसके बाद में घरों में अनाज रखने के लिए भंडार मिले हैं। ठीक है, जो भी घर में अनाज रखते थे, जैसे हम लोग आज घर में अनाज रखते हैं, उसको जो भी हम लोग बनवाते हैं बड़ा बड़ा ड्रामा, वो लोग भी क्या करते था, लोग अपने घर में अनाज को कोलेक्ट करके रखता था लोग, जिससे पता चलता है कि उन दिनों अनाज की कमी नहीं थी, उन दिनों अनाज की कमी नहीं थी, अनाज की ज्यादातर ही ज्यादा थी। अब देखिए खजूर के बीज भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, खजूर के बीज भी प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि ये लोग फल भी खाते थे वहां से। अब देखिए मतलब कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो खजूर के बीज भी प्राप्त हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि वहाँ के लोग क्या खाते हैं, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, फल भी खाते थे। ठीक है, सब शुरू में आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में निम्न जानवरों की हड्डियां मिली हुई है। मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डी आदि मिली हुई है। जो भी हड़प्पा सभ्यता था उसमें मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डी भी मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद में प्राणी वैज्ञानिक के अनुसार यहाँ के लोग ये जानवर पालते थे, मगर वैज्ञानिक के अनुसार कहा जाता है कि ये लोग ये जानवर भी पालते थे। क्या करते थे, मवेशी पालते थे, भेड़ पालते थे, बकरी पालते थे, भैंस पालते थे, सुअर पालते थे। ये लोग क्या करते थे, पालते थे। जंगली प्रजातियों में वारहा सुअर, मतलब देखिए अब है सुअर नहीं, देहात वाला सुअर नहीं, वो जंगली सुअर भी, जंगली वो लोग जंगली सुअर को क्या करते थे, पालते थे। ठीक है, अभी ना कि देहात वाला सुअर जो सब सिस्टम में खा जाता है, वो सुअर नहीं। ये लोग हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी शामिल है, मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। मतलब यहाँ से जो साक्ष्य में हम लोग को मिला हुआ है, हिरन की और घड़ियाल की हड्डी भी मिला हुआ है और पक्षी की हड्डी भी मिला हुआ है। अब देखिए हड़प्पा वासी आभूषण भी पहनते थे। अब कह रहा है कि हड़प्पा वासी के आभूषण पहनने का बहुत शौक था, जैसे यहाँ की स्त्रियों का आभूषण पहनने का शौक था, उसी प्रकार वहाँ का भी लोगों का आभूषण पहनने का शौक था। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। यहाँ पे क्या है, पहनते थे। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण क्या करते थे, पहनते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो लोग अमीर होते थे वे सोने, चांदी और हाथी के दांत के बने आभूषण पहनते थे। जो लोग हड़प्पा सभ्यता में जो लोग अमीर थे वे लोग सोने, चांदी और हाथी के दांत के बने आभूषण क्या करते थे, पहनते थे। और जो लोग वहीं जो लोग गरीब होते थे तो वे लोग पक्की मिट्टी हुई हाड़ियों तथा तांबे के बने आभूषण, वही लोग जो लोग गरीब होते थे वे लोग क्या करते थे, पकी हुई मिट्टी, हड्डियों तथा तांबे के बने आभूषण पहनते थे। मगर जो लोग धनी होते थे तो सोने, चांदी और हाथी के दांतों का आभूषण पहनते थे। और जो लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग जो गरीब होते थे वे लोग
क्या पहनते थे? पकी मतलब पकी हुई मिट्टी, हड्डियों और तथा तांबे और आभूषणों को क्या करते थे? पहनते थे। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता, नगर योजना और इमारतें। हड़प्पा सभ्यता के नगर आयोजन और यहाँ के इमारतें कैसी है, आइए इसके बारे में हम जान लें। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सबसे बड़ी अद्भुत विशेषता इसकी नगर योजना थी। अभी तक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 250 फीट ज्यादा स्थलों का खोज हो चुका है। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए अभी तक आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए अभी तक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कितने स्थलों की खोज हो चुका है? तो 250 से ज्यादा। इसका आंसर क्या होगा? 250 से ज्यादा। अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको अब हमको क्या पढ़ना है? हड़प्पा सभ्यता, नगर योजना और इमारतें। हड़प्पा सभ्यता इसकी सबसे बड़ी अद्भुत विशेषता थी इसकी नगर योजना थी। ठीक है। अब अभी तक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 250 फीट ज्यादा स्थलों की खोज हो चुका है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना व वास्तुकला थी। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो क्या थी? नगर योजना और वास्तुकला थी। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इनमें 6 स्थलों को ही नगर माना जाता था। इनमें कथी माना जाता था? 6 स्थलों के ही नगर माना जाता था। एक में हड़प्पा को और एक में हड़प्पा को, 2 में मोहनजोदाड़ो को और 3 में चूहंदुड़ो को। ठीक है। इनमें मतलब हड़प्पा सभ्यता जो थी इसमें मात्र 6 ही मेन शहर थे। कौन कौन? एक में हड़प्पा, 2 में मोहनजोदाड़ो और 3 में चूहंदुड़ो और 3 में क्या? चूहंदुड़ो। इनमें 6 स्थलों को ही नगर माना जाता था। एक में हड़प्पा था, 2 में मोहनजोदड़ो था, 3 में चूहंदुड़ो था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अब सेकंड नंबर वीडियो में हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ में और भी अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। शेयर एंड लाइक करें फ्रेंड्स।